मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। नाम है कॉम्पटन इफेक्ट। इसके पहले आप लोगों को याद होगा हम लोग एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम लोग बात किए थे, जिसमें हम लोग वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विथ रेस्पेक्ट टू इंटेंसिटी हम लोग देख रहे थे। फिर वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विथ रेस्पेक्ट टू पोटेंशियल देख रहे थे, विथ रेस्पेक्ट टू स्टॉपिंग पोटेंशियल देख रहे थे, विथ रेस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी हम लोग देख रहे थे। ये एक्सपेरिमेंट के आधार पर हमारा उसके बाद हम लोग स्टडी किए लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। मीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन का नियम क्या, लॉज के। इस लॉज को व्याख्या करने के लिए हमारे पास जो क्लासिकल जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी था वो इनकम्प्लीट था। उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारा क्वांटम मैकेनिक्स का जो लॉज है उसको हम लोग को अप्लाई करना पड़ा। क्वांटम मैकेनिकल जो थ्योरी ऑफ लाइट है उसको अप्लाई करके एल्बर्ट आइंस्टाइन जो रेडिएशन जो फॉल हो रहा कोई बॉडी में वो इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा, इन द फॉर्म ऑफ पैकेट जिसका नाम है फोटोन, और एक फोटोन में एनर्जी रहता है h, वो कंटिन्यूस नहीं है। जो रेडिएशन गिर रहा है वो कंटिन्यूस नेचर का नहीं है, वो डिसकंटिन्यूस नेचर का, डिस्क्रीट नेचर का। इसको अप्लाई करके हम लोग आइंस्टाइन सक्सेसफुली एक्सप्लेन किए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिनके चलते उनको नोबेल प्राइज में मिला था। तो इसी तरह का और एक इफेक्ट जो कि जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से हम लोगों को पता चलता जो लाइट का पार्टिकल नेचर है, रेडिएशन का पार्टिकल नेचर, और एक ऐसा ही इफेक्ट है जिसको कॉम्पटन इफेक्ट 1922 में ये इफेक्ट डिस्कवर किया गया कॉम्पटन के जरिए। तो कॉम्पटन इफेक्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। ये इफेक्ट भी वेरीफाई करता लाइट का पार्टिकल नेचर को। तो क्या है कॉम्पटन इफेक्ट ना, इसके पहले हम लोग जानते थे जब एक्सरे मैटर में गिरता है, कोई भी मैटर का सरफेस में आकर के गिरता है तो ये स्कैटर्ड हो जाता है। अगर मान लीजिए एक्सरे गिर रहा है, मैटर में गिरने के बाद स्कैटरिंग हो रहा है, और स्कैटरिंग के दौरान उसका वेवलेंथ अगर मॉडिफाइड नहीं हो रहा, अनमॉडिफाइड अगर हो जा रहा, तो इसको हम लोग अनमॉडिफाइड स्कैटरिंग या तो क्लासिकल स्कैटरिंग के नाम से हम जानते हैं। लेकिन कॉम्पटन 1922 में डिस्कवर्ड किए जो इसके अलावा अनमॉडिफाइड जो वेवलेंथ के अलावा मॉडिफाइड वेवलेंथ भी हम लोग को मिलता है। मीन्स इंक्रीज इन वेवलेंथ हम लोग को मिलता है, या तो इंक्रीज इन वेवलेंथ मीन्स डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी हम लोग को मिलेगा। जो स्केटर्ड रेडिएशन है, जैसे मान लीजिए रेडिएशन गिर रहा है, कोई मेटेरियल सरफेस में रेडिएशन आकर के गिर रहा है, गिरने के बाद जो स्केटरिंग हो रहा है, स्केटरिंग के बाद जब हम लोग इसको इस रेडिएशन का वेवलेंथ को हम लोग चेक करेंगे तो देखेंगे ये बढ़ जा रहा है, वेवलेंथ बढ़ जा रहा है, या तो बोल सकते हैं हम लोग इसका जो फ्रीक्वेंसी है घट जा रहा है, मीन्स मॉडिफाइड हो जा रहा है। पहले जो क्लासिकल स्केटरिंग हम लोग देख रहे थे ऐसा भी हो सकता, अनमॉडिफाइड भी हो सकता, लेकिन कॉम्पटन ने चेक किया अनमॉडिफाइड पार्ट तो हो सकता है लेकिन मॉडिफाइड पार्ट भी हो सकता है। तो ये नया तरह के स्केटरिंग को नाम दिया गया कॉम्पटन स्केटरिंग। और इस इफेक्ट को चूँकि कॉम्पटन 1922 में डिस्कवर किए थे तो उनके नाम से इफेक्ट का नाम हो गया कॉम्पटन इफेक्ट। तो इस इफेक्ट को डिस्कस करने के पहले 3 एजम्पशन है जिसको हम लोग को जान लेना चाहिए। पहला तो एजम्पशन है हम लोग को इस इफेक्ट को, अगर हम लोग ये जो मैटर में जो रेडिएशन आकर के गिर रहा, फिर जो उसका वेवलेंथ जो बढ़ जा रहा, मीन्स पहले वेवलेंथ था लेमडा, स्केटरिंग के बाद वेवलेंथ बढ़ करके चेंज हो जा रहा, लेट इट बी लेमडा डेस। तो लेमडा डेस माइनस लेमडा दैट इज डेल्टा लेमडा, इसको कॉम्पटन स्केटरिंग के नाम से या शिफ्ट इन वेवलेंथ के नाम से हम लोग जानते हैं, कॉम्पटन शिफ्ट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसको जो देखा गया था ब्रेक स्पेक्ट्रोमीटर से जो चेक किया गया था, और कॉम्पटन का जो थ्योरी है खास करके क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन को यूज करके ये जो कॉम्पटन शिफ्ट को एग्जैक्टली व्याख्या किए, तो ये एक और प्रूफ है जो रेडिएशन का पार्टिकल नेचर होता है बोल। तो इसमें पहला एजम्पशन ये माना गया जो रेडिएशन गिर रहा वो डिसकंटिन्यूस फॉर्म में गिर रहा, जो रेडिएशन गिर रहा वो पैकेट ऑफ एनर्जी है, क्वांटा ऑफ एनर्जी या तो फोटोन है, और फोटोन का जो एनर्जी है वो है h, और फोटोन का जो मोमेंटम होगा वो होगा h/c। तो ये है इंसिडेंट फोटोन जिसका एनर्जी होगा h और जिसका मोमेंटम होगा h/c। ये है पहला एजम्पशन। दूसरा एजम्पशन क्या है ना, जो मैटर में आकर के फोटोन गिर रहा मीन्स एटम में गिर रहा है, एटम में तो इलेक्ट्रॉन से आउटर
जो ऑर्बिट है सेल है उसमें इलेक्ट्रॉन मिलेगा, तो इलेक्ट्रॉन के साथ उसका कोलिजन होगा। तो ये कोलिजन माना गया, ये कोलिजन है इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक। तो इलास्टिक कोलिजन में हम लोग जानते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये जो लॉ है इसको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इलास्टिक कोलिजन है हमारा। और तीसरा जो पार्ट है, चूँकि इलेक्ट्रॉन के साथ वो टकरा रहा, तो इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है, लेकिन उसका जो ऑर्बिट में जो उसका एनर्जी है वो लगभग ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। लेकिन जो फोटोन आ रहा है वो हाईली एनर्जेटिक एक्सरे फोटोन है, वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो रहता है इलेक्ट्रॉन का एनर्जी, लेकिन जो फोटोन आ रहा है उसका एनर्जी 10 नहीं, वो 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में रहता है, माने किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में रहता है। इसलिए हम लोग को ये एज्यूम करना पड़ेगा जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है कुछ काइनेटिक एनर्जी है उसका, लेकिन ये नेग्लिजिबल है, इसीलिए हम लोग को एज्यूम करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन फ्री है। और दूसरा है इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी, ये हम लोग का तीसरा एजम्पशन है। तो ये जो हम लोग बोले अनमॉडिफाइड क्लासिकल स्कैटरिंग, वो तो अलग था। ये जो हम लोग पढ़ रही है मॉडिफाइड क्लासिकल स्कैटरिंग, इसमें इलेक्ट्रॉन नॉकआउट भी होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन निकल भी सकते हैं, निकल भी जाते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारा इंसिडेंट फोटोन, इस फिगर को अच्छी तरह से आप समझ रहे। उसके बाद तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है और उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए, मैथमेटिकल कैलकुलेशन आप लोग इजीली बना पाओगे। तो पहले आप लोगों को इस फिगर को समझना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये है फोटोन, इंसिडेंट फोटोन, उसका एनर्जी है एच न्यू, उसका मोमेंटम होगा एच न्यू बाई सी। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हमारा, इलेक्ट्रॉन एज्यूम किया एट रेस्ट में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो एटम के अंदर में वो मोशन में है, ये हम लोग जानते हैं, लेकिन उसका जो टोटल जो एनर्जी होगा, टोटल एनर्जी मीन्स काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी बहुत ही कम होता है। तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी वो बहुत ही नेग्लिजिबल है, मीन्स नहीं के बराबर। इसलिए हम लोग को एज्यूम करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट। तो रेस्ट में जब इलेक्ट्रॉन है तो उसका जो एनर्जी होगा वो रेस्ट मास एनर्जी होगा आइंस्टाइन के अनुसार। तो रेस्ट मास इलेक्ट्रॉन का एम नॉट है, तो एनर्जी होगा एम नॉट सी स्क्वायर। और चूंकि उसको एज्यूम किया गया रेस्ट, वो मोशन में होने के बावजूद भी उसका मोशन नेग्लिजिबल है फोटोन के एनर्जी के रेस्पेक्ट में, इसलिए उसका मोमेंटम भी हम लोग को मानना पड़ेगा 0। तो अब ये फोटोन जाकर के इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करेगा और कोलिजन के चलते ये इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो जाएगा। ये फोटोन इस डायरेक्शन में चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में चला जाएगा। मीन्स ये जो फोटोन है अपना कुछ एनर्जी जो है, ये एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करेगा। जैसे हम लोग देखे थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और क्वांटम इफेक्ट में क्या अंतर है, क्योंकि क्वांटम इफेक्ट में भी तो इलेक्ट्रॉन निकल जा रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी इलेक्ट्रॉन निकल जा रहा था, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है ना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम लोग देखे थे फोटोन जो एनर्जी था वो अपना टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे रहा था, और फोटोन का जो टोटल एनर्जी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता था, 2 पार्ट में, कभी कभी 1 पार्ट में, कभी कभी 2 पार्ट में। क्यों बोल रहे 1 पार्ट में 2 पार्ट में? फोटोन का एनर्जी, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए जो उसके वर्क फंक्शन के बराबर होता है। अगर फोटोन का एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर हो तो खाली वो इलेक्ट्रॉन को निकाल ही पाएगा, लेकिन जो फोटोन इंसिडेंट कर रहा है उसका एनर्जी अगर वर्क फंक्शन से बहुत ज़्यादा अगर हो तो इलेक्ट्रॉन को तो निकाल देगा, और उसके साथ उस इलेक्ट्रॉन, वो जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसका कुछ काइनेटिक एनर्जी भी रहेगा, मीन्स इलेक्ट्रॉन आगे भी थोड़ा बढ़ जाएगा। मीन्स हम लोग देख रहे थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फोटोन का टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन ले रहा था, लेकिन यहाँ पर कॉम्पटन इफेक्ट में ऐसा नहीं होगा। जो इंसिडेंट फोटोन है उसका 1 पार्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन ले करके वो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहाँ पर था थीटा एंगल में, इधर वो निकल जा रहा है, ये इंसिडेंट डायरेक्शन से थीटा एंगल में इधर जा रहा है, और फोटोन का एनर्जी, कुछ एनर्जी देने के बाद उसका जो एनर्जी एच न्यू था वो घट करके एच न्यू डैश हो गया, और उसका मोमेंटम एच न्यू बाई सी था वो भी घट करके एच न्यू डैश बाई सी हो गया। ये है इस डायरेक्शन में फोटोन स्कैटर्ड किया, इंसिडेंट से फाई एंगल में स्कैटर्ड करिए, और जो इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम जो 0 था और एनर्जी जो एम नॉट स्क्वायर था, अब फोटोन का कुछ एनर्जी पा करके इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बढ़ गया, एम नॉट सी स्क्वायर से एनर्जी बढ़ गया, फोटोन का एनर्जी घटा मीन्स क्या, वो तो इलेक्ट्रॉन को मिला, एनर्जी बढ़ गया कितना हुआ एम सी स्क्वायर, और फोटोन का जो इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम था वो 0 था, अब कुछ मोमेंटम भी आ गया, वो है एम बी। तो हम लोग क्या देखें, देखिए फिगर देखने से थोड़ा हार्ड लगेगा, लेकिन बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी फिगर।
एक फोटोन इंसिडेंट कर रहा था जिसका एनर्जी था एच न्यू, जिसका मोमेंटम था एच न्यू बाई सी, और इलेक्ट्रॉन हम लोग एज्यूम किया वो कि वो रेस्ट में, उसका एनर्जी रेस्ट मास एनर्जी होगा एम नॉट सी स्क्वायर, मोमेंटम होगा जीरो। एक फोटोन जब इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड किया, ये कोलिजन इलास्टिक कोलिजन, तब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया तो इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी मिल गया, फोटोन का टोटल एनर्जी नहीं मिला, कुछ एनर्जी मिल गया। तो कुछ एनर्जी जब फोटोन दे दिया तो उसका एनर्जी घट गया, एच न्यू से एच न्यू डैश हो गया, मोमेंटम एच न्यू डैश बाई सी हो गया, और इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी था पहले एम नॉट से स्क्वायर एम सी स्क्वायर बन गया, और मोमेंटम जीरो था वो एम भी हो गया। ये थीटा एंगल में स्कैटर्ड हुआ और ये फाई एंगल में स्कैटर्ड हो गया। आप लोग जानते हैं जो मोमेंटम जो है, मोमेंटम ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं। इधर का मोमेंटम जो एम भी है इसको दो पार्ट में रिजॉल्व कर सकते हैं। एम भी इधर चला जाएगा, एम भी कॉस थीटा हो जाएगा, और एम भी जिधर थीटा नहीं है उधर क्या हो जाएगा, एम भी साइन थीटा हो जाएगा। ये जो मोमेंटम इधर चला आएगा इसमें कॉस फाई हो जाएगा, एच न्यू डैश बाई सी कॉस फाई, और जिधर फाई नहीं है उधर एच न्यू डैश बाई सी साइन फाई। ये आप लोग जानते हैं जो वेक्टर है वो रिजॉल्व होता है, दो पार्ट में रिजॉल्व होता है, जिधर थीटा है उधर में कॉस थीटा होगा, जिधर थीटा नहीं है उधर साइन थीटा हो जाएगा। तो इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के नाम से हम लोग जानते हैं, ये सब जूनियर क्लासेस में आप लोग पढ़े। तो हम लोग क्या देखें, इलेक्ट्रॉन जो इधर आ रहा है उसका मोमेंटम जो एम भी है, इस मोमेंटम को दो पार्ट में रिजॉल्व कर सकते हैं, जिधर थीटा है उधर एम भी इंटू कॉस थीटा, जिधर थीटा नहीं है उधर एम भी इंटू साइन थीटा। इसी तरह से मोमेंटम, फोटोन का मोमेंटम जिधर फाई है एच न्यू डैश बाई सी कॉस फाई हो जाएगा, और जिधर नहीं है एच न्यू डैश बाई सी साइन फाई। प्लस क्यों लिखे, क्योंकि इस डायरेक्शन में जो टोटल मोमेंटम होगा, यह है फोटोन का मोमेंटम, यह है इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम, तो एक्स डायरेक्शन में टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन होगा इधर, और वाई डायरेक्शन में टोटल मोमेंटम कुछ ऊपर में है कुछ नीचे में है। तो अब हम लोग अप्लाई करेंगे, लेकिन हमारा एनर्जी रिजॉल्व नहीं होगा, रिजॉल्व होगा वेक्टर, एनर्जी तो स्केलर है इसलिए ये एनर्जी रिजॉल्व नहीं होगा। तो अभी हम अप्लाई करते हैं लॉ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप लोगों को जानते हैं, एनर्जी बिफोर कोलिजन दैट इज इक्वल टू एनर्जी आफ्टर कोलिजन। तो एनर्जी बिफोर कोलिजन फोटोन का कितना था एच न्यू, और इलेक्ट्रॉन का कितना था एम नॉट सी स्क्वायर, और आफ्टर कोलिजन क्या होगा, फोटोन का एनर्जी होगा एच न्यू डैश, और इलेक्ट्रॉन का क्या होगा एम सी स्क्वायर है। तो बिफोर कोलिजन इक्वल टू आफ्टर कोलिजन, यह है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मीन्स पहले जितना एनर्जी था सिस्टम का, इतना फोटोन का था इतना इलेक्ट्रॉन का था, तो सिस्टम का टोटल एनर्जी इतना था, और टकराने के बाद भी सिस्टम का टोटल एनर्जी इतना ही रह गया। मीन्स एनर्जी ना घटा ना बढ़ा, जितना था उतना ही रह गया। पहले फोटोन का एनर्जी ज़्यादा था, इलेक्ट्रॉन का कम था, अब फोटोन का कम गया, इलेक्ट्रॉन का बढ़ गया। लेकिन पहले अगर 8 + 2 10 था, अभी भी 2 + 8 10 ही होगा। दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। थोड़ा सा हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर दिया, एम सी स्क्वायर को लिख दिया हम लोग, इसको उस पार में ले गए, एम सी स्क्वायर को इसी पार में रखे, एम नॉट सी स्क्वायर को उतना, ये जब उस पार में आया तो एच न्यू माइनस न्यू डैश हो गया। अब हम लोग क्या किया, इसको स्क्वायरिंग कर दिया। तो आप लोग इसको सॉल्व थोड़ा कर लीजिए, हालांकि हम लिख दिए पूरा, लेकिन सॉल्व कर लीजिए। जैसे लेफ्ट में तो दिक्कत नहीं होगा, इसको स्क्वायर करने से एम का स्क्वायर सी का स्क्वायर था, फिर स्क्वायर में सी टू द पावर 4। तो इसको स्क्वायरिंग करने का मतलब यहाँ से ये वाला ऐसे स्क्वायर करना पड़ेगा, ये स्क्वायर और इसको ऐसा स्क्वायर, तो ये a + b का होल स्क्वायर। तो क्या होगा a स्क्वायर मैंने एच स्क्वायर न्यू माइनस न्यू डैश का फिर होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये है b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 × a × b, और फिर ये वाला टर्म क्यों आया, क्योंकि h न्यू माइनस न्यू डैश, देखिए इसको a मानिए इसको b मानिए, तो a + b का होल स्क्वायर, तो क्या होगा a स्क्वायर मैंने h स्क्वायर, फिर इसको पूरा को अगर a मानते हैं तो a स्क्वायर, तो h स्क्वायर का लिखे, फिर ये तो a - b का होल स्क्वायर में टूटेगा ये वाला, तो a + b का होल स्क्वायर में क्या होगा a स्क्वायर, इसी a स्क्वायर को ऐसा हम लिखे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को ऐसा लिखे प्लस 2ab, 2 × a × b। तो हमको लग रहा है आप लोग समझ गए होंगे, इसको कॉपी में थोड़ा सॉल्व कर लीजिएगा, जगह नहीं है बोर्ड में इसीलिए हम इसको थोड़ा शॉर्टकट में किए। फिर अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम का कंजर्वेशन का सिद्धांत क्या, देखिए मोमेंटम यहाँ पर बिफोर कोलिजन इक्वल टू आफ्टर कोलिजन, लेकिन मोमेंटम तो हम लोग देख रहे थे रिजॉल्व हो जा रहा था, वेक्टर क्वांटिटी है, एक्स एक्सिस में भी लेना पड़ेगा वाई एक्सिस में भी लेना पड़ेगा। तो पहले देखते हैं एक्स एक्सिस में, तो एक्स एक्सिस में हमारा जो मोमेंटम था
फोटोन का मोमेंटम एच न्यू बाई सी और इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम था जीरो, तो एच न्यू बाई सी प्लस जीरो मैंने एच न्यू बाई सी, ये बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन क्या होगा एक्स एक्सिस में, ये हो गया हमारा फोटोन का मोमेंटम एक्स एक्सिस में और ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम एक्स एक्सिस में। तो जस्ट इसको थोड़ा खाली हम लोग सिंप्लीफाई कर दें, एम भी कॉस फाइव इसको उस पार में ले जाएंगे, सी को कॉमन ले लेंगे तो सी इधर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको इक्वेशन 2 देंगे। और एलॉन्ग वाई एक्सिस देखिए, वाई एक्सिस में लेफ्ट हैंड साइड में जीरो क्यों लिखे, क्योंकि बिफोर कोलिजन वाई एक्सिस में कोई मोमेंटम नहीं था, बिफोर कोलिजन जो मोमेंटम था वो एक्स एक्सिस में था, वाई एक्सिस में जीरो था। और आफ्टर कोलिजन क्या हुआ, वाई एक्सिस में एक मोमेंटम ऊपर है एक मोमेंटम नीचे है, तो ऊपर वाला को अगर हम लोग बढ़ा लेते हैं नीचे वाला को छोटा लेते हैं तो इससे इसको हमको घटाना पड़ेगा, तो दिस माइनस दिस, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिए, इसको उस पार में ले जाइए तो एम भी साइन थीटा होगा, सी तो नीचे में था मल्टीप्लाई हो जाएगा, एम भी से साइन थीटा और इस पार में क्या बचेगा एच न्यू डस साइन फाइव हमारा बच जाएगा। इक्वेशन 2 और 3 इसको स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग करने से देखिए इसमें थोड़ा सा आप लोगों को सिंप्लीफाई करना है। इक्वेशन 2 और 3 को स्क्वायरिंग कर दिए तो स्क्वायरिंग करने से एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और ये एच स्क्वायर और ये भी एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और ये एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, तो इसको हम लोग स्क्वायरिंग कर दिए, फिर एडिंग कर दिया, तो लेफ्ट को लेफ्ट के साथ ऐड कीजिए, देखिए एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पर भी एम स्क्वायर वी स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पर भी एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, फिर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो 1 हो जाएगा, तो लेफ्ट में क्या होगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर और राइट में क्या होगा ना एच स्क्वायर के एच स्क्वायर लिखे ए माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो ऐसा आएगा और फिर हमारा क्या होगा और ऐड कर देंगे हम यहाँ पर 2 को और 3 को इधर में अगर हम लोग ऐड कर देते इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़िएगा और फिर इसके साथ आपको ऐड करना है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ने के बाद जब इसके साथ आप लोग ऐड कीजिएगा तो इसमें एक तो कॉस स्क्वायर फाइव आएगा और इसमें हमारा साइन स्क्वायर फाइव है, तो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव जोड़ देने से 1 हो जाएगा, तो कॉमन आ जाएगा एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर, तो एच स्क्वायर यहाँ पर है और न्यू डैश स्क्वायर तो यहाँ लिखा मीन्स हम बोलना चाह रहे हैं यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर सकते थे तो मैंने किया नहीं, तो आप लोग इसको कर लीजिए, जैसे नहीं तो एक बार करके थोड़ा देख लेते हैं। देखिए पहले इक्वेशन 2 और 3 इसमें क्या होगा कॉमन एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो इसमें क्या होगा हमारा एच स्क्वायर न्यू माइनस न्यू डैश कॉस फाइव का होल स्क्वायर प्लस एडिंग करने वाला स्क्वायरिंग एंड एडिंग क्या है एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। अब खाली आपको ये वाला तोड़ना पड़ेगा एच स्क्वायर ये क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये हो गया प्लस क्या है एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, तो इसके साथ ये गुना कर दिए तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर एच स्क्वायर, इसमें भी हमारा एच स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए ये जो इस टर्म को देखिए और इस टर्म को देखिए, इसमें एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर यहाँ पर भी एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर यहाँ पर कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर फाइव है साइन स्क्वायर फाइव है, तो क्या बचेगा हमारा एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर तो ये वाला हो जाएगा माइनस 2 एच स्क्वायर न्यू डैश कॉस फाइव हो गया, और इससे हम लोग क्या ले सकते हैं ना एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर हम लोग इससे ले सकते हैं क्योंकि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर फाइव इक्वल टू 1 हो जाए, तो सभी में अगर एच स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो हमारा बन जाएगा ऐसा, तो यही वाला इक्वेशन हम लोग लिखे हैं मीन्स लेफ्ट में तो उतना रहेगा, राइट में यही वाला इक्वेशन जो 4 हुआ इसको हम लोग लिखे। इसके बाद हम लोग को क्या करना सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन, ऊपर में जो इक्वेशन 1 लिखे तो वो तो अभी मिटा दिए, तो ये आप लोग थोड़ा सा टास्क से आप लोगों के लिए ये आप लोग कर लीजिए। इक्वेशन जो 1 से 4 को सब्ट्रैक्ट करना, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आप लोगों को मिलेगा बहुत ही आसान है, मिलेगा ये वाला पार्ट आपको मिल जाएगा।
अब देखिए ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा इतना। कैसे कैंसल आउट होगा? देखिए आप लोग जानते हैं m इक्वल टू एम नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में आप लोग पढ़े। ये वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी का एक रिलेशन है। तो हम लोग m के जगह में ये वाला फॉर्मूला डाल सकते हैं। तो ये वाला क्या बनेगा? m स्क्वायर है तो हम लोग लिखना पड़ेगा m नॉट स्क्वायर बाई 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। फिर क्या है? सी स्क्वायर है। फिर क्या है? सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर है इक्वल टू, ये दो टर्म जो है, ये दो टर्म को हम नहीं लिख रहे हैं, इक्वल टू हम साबित करना चाह रहे हैं ये वाला एम नॉट स्क्वायर सी डिवाइड 4। तो देखिए इसको हम लोग कैसा लिखेंगे? एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर, एलसीएम लीजिए, सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर हो जाएगा, और ऊपर में भी सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। तो ये वाला कैंसल आउट हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर सी टू द पावर 4। मीन्स हम बोल रहे हैं इसको, मीन्स यही वाला टर्म तो यही वाला टर्म हो गया, दिस इज इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4। तो हम इसको और इसको कैंसल आउट कर सकते हैं। तो दिस माने ये कैंसल आउट हो गया, ये अगर उस पार में जाएगा तो दिस इक्वल टू दिस हम लिख सकते हैं। तो दिस इज इक्वल टू दिस हम लिखे। उसके बाद हम क्या किए? न्यू माइनस न्यू डस रखें, ये 2 यहाँ पर कट जाएगा, न्यू माइनस न्यू डस रखें, ये न्यू डस यहाँ पर रखें, एच को और एम नॉट सी स्क्वायर को इस पार में ले आए, ऐसा हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व किए, न्यू के साथ एक बार न्यू डस को डिवाइड कीजिए, माइनस देके न्यू डस के साथ इसको डिवाइड किए, तो ये बचेगा, और यहाँ पर हम लोग का क्या बचा? जो था वही टर्म हम लोग लिखते हैं। अब यहाँ से एक c जो है, ये c हम लोग यहाँ से को ले लिए, इधर से अगर c ले लिए, c स्क्वायर था तो c बचेगा, c ले लिए, जैसे मान लीजिए इधर से अगर c ले लिए तो इधर में c आ जाएगा, c आ जाएगा। तो वही चीज़ हम लोग लिखे। तो c बाई न्यू डस, आप लोग जानते हैं c बाई न्यू इक्वल टू लेमडा होता है, तो c बाई न्यू डस इक्वल टू लेमडा डस, c बाई न्यू इक्वल टू लेमडा, और जो था वही हम लोग लिखे। तो लेमडा डस माइनस लेमडा दिस इज इक्वल टू लेमडा शिफ्ट, इसको कॉम्पटन शिफ्ट के नाम से जानते हैं, जो कि डिपेंड कर रहा था एच एम नॉट सी, ये सब तो हमारा कांस्टेंट है, डिपेंड कर रहा आपका फाई के ऊपर। ये जो फाई के ऊपर ये तो आपका डिपेंड करेगा वेवलेंथ शिफ्ट, इसको हम लोग कॉम्पटन वेवलेंथ शिफ्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। आज हमारा टारगेट था कॉम्पटन इफेक्ट में जो वेवलेंथ शिफ्ट कितना होता है इसको हम लोग को डिराइव करना, तो हम लोग उसको डिराइव किया। तो आज का वीडियो में इतना है।